तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो ये वीडियो अभी स्किप कर दें, और अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो अपनी खिड़कियों के आगे पर्दे देखकर आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज के एपिसोड का पहला वाक़या हारून ने भेजा है, जो मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून है और मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है। मैं पिछले 1 माह से आपका सब्सक्राइबर हूँ। लोगों के वाक़यात सुने तो दिल चाहा कि अपना भी एक वाक़या आपसे शेयर करूं, जो आज से 3 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। मेरे एक ही मामू हैं जो मुल्तान में अपनी अहलिया के साथ रहते हैं। उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी। मेरे मामू मामी बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनके अलावा मुल्तान में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हुआ कुछ यूं कि मेरे मामू को दिल की तकलीफ हुई। जब वो डॉक्टर के पास गए तो हॉस्पिटल वालों ने मुआयना करने के बाद बताया कि इन्हें दिल में स्टंट डलेगा। ये बात जब मेरी अम्मी को पता चली तो वो बहुत परेशान हुई, यहाँ तक कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ऑपरेशन की डेट दे चुके थे। मैंने अम्मी से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आज रात ही मुल्तान के लिए निकलता हूँ और जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता उनके पास ही रहूँगा। उसी रात मैंने अपना सामान बांधा और मुल्तान के लिए रवाना हो गया। असल में अम्मी कुछ मसाइल की वजह से फ़ौरन नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ, कुछ काम है, उसके बाद मैं भी वहीं आ जाऊँगी। मेरा यह सफ़र ट्रेन से था। रात के 11 बजे ट्रेन आई और मैं अल्लाह का नाम लेकर उसमें सवार हो गया। उस रात ट्रेन में बहुत मुख्तसर लोग थे, कई कैबिन्स खाली पड़े थे। शायद हफ्ता शुरू होने की वजह से ऐसा था, और दिन भी आम चल रहे थे। वर्किंग डेज थे, कोई छुट्टी भी नहीं आ रही थी। मैंने अपना सामान एक लंबी सीट पर रखा और उस पर सर रख कर लेट गया। इसके बाद मुझे कब नींद आई कुछ पता नहीं चला। ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती रही और मैं सुकून की नींद सोता रहा। कितने स्टेशन आकर गुजर गए मुझे कोई खबर नहीं थी। फिर आज आकर मेरी आंख तब खुली जब मुझे लोगों का मामूली शोर सुनाई दिया। उठकर देखा तो पता चला कि ट्रेन खराब हो गई है। उस वक्त रात के 3 बजने वाले थे। मैंने काफ़ी नींद कर ली थी। अब मुझसे मजीद नहीं लेटा जा रहा था। मैंने सोचा कि बाहर निकलता हूँ, बाहर की ताज़ा हवा लगेगी तो मूड और भी अच्छा हो जाएगा। मैं हवा खाने के लिए जब बाहर निकला तो पता चला कि ट्रेन एक वीरान इलाके में ख़राब हुई है। आसपास दरख्त थे, वीरान इलाका, आबादी का नामो निशान तक नहीं था। ट्रेन से बहुत मुख्तसर लोग बाहर निकल कर खड़े थे, जो ट्रेन ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी ट्रेन से बाहर निकल आया। इसी लम्हे मेरी नज़र एक जगह पर पड़ी तो मुझे बहुत हैरत हुई कि अल्लाह जाने यहाँ इस वीराने में कौन हो सकता है। मुझे दरख्तों के बीच एक खुले मैदान में कुछ रोशनी दिखी। थोड़ा गौर किया तो कुछ लोगों की चहल पहल भी नजर आई। पहले तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि रात के इस पहर यहाँ कौन हो सकता है, लेकिन जब ट्रेन की तरफ देखा तो फौरन दिल में ख्याल आया कि यहाँ बोर होने से अच्छा है कि देख कर आता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। ये जगह रेलवे ट्रैक से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए मैंने इरादा किया कि जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। उस जगह तक पहुँचने से पहले कुछ दरख्तों का सिलसिला था, जहाँ से गुजरने के बाद एक खुले मैदान के बीच कुछ रोशनियाँ नजर आ रही थीं। मैं दरख्तों के झुंड से गुजरता हुआ जब उस खुले मैदान में दाखिल हुआ तो सामने मुझे कुछ लोग नजर आए, लेकिन इसमें हैरान कुन बात यह थी कि वो अच्छी खासी रोशनी में थे, लेकिन उस रोशनी के बावजूद मैं उन्हें ठीक से नहीं देख पा रहा था। वो मंजर देखकर बस ये पता चल रहा था कि यहाँ कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, जहाँ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गाना बजा रहा है। रिजवान भाई, यहाँ एक और बात भी बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैं जो ही कदम आगे बढ़ाता वो लोग उतना ही मुझसे दूर चले जाते। मैं उनके चेहरों पर गौर करता, लेकिन वो सब के सब लोग मुझे धुंधले नजर आते। उन्हें देखकर बस इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वहाँ कुछ लोग लंबे कदावर हैं, जबकि बाकी के लोग बहुत छोटे कद के हैं। वहाँ दरमियाने और इंसानी कद का एक फर्द भी मौजूद नहीं था। मैं भूल चुका था कि पीछे अपनी ट्रेन छोड़कर आया हूँ। मैं इस कदर उलझ चुका था। मैं उन्हें देखने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ता और वो लोग उतने ही धुंधले और दूर होते चले जाते। मैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत आगे निकल आया था। इसी दौरान मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी।
वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे कुछ होश आया और मैंने फ़ौरन ट्रेन की जानिब देखा। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जब मैंने उन लोगों पर नज़र घुमाई तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई है। इससे पहले कि ट्रेन निकल जाती मैंने वापसी की तरफ दौड़ लगाई और आप यकीन माने, जब मैं भाग रहा था मुझे अपने पीछे सीटियों और तालियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अब मुझ में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकता। मैं भागते भागते दरख्तों के झुंड तक पहुंच आया जिसके पीछे ही मेरी ट्रेन रुकी थी। वहां पहुंचने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रिजवान भाई ना तो अब वहां वो रोशनियां थीं और ना ही वो लोग। वो सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। इससे पहले कि मेरी ट्रेन निकलती मैं फौरन से चलती हुई ट्रेन की तरफ लपका। किस्मत अच्छी थी जो मैं वक्त पर पहुंच गया था। इस वाक़े के बाद जब मैंने एक जगह से पता करवाया तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो सब गैर मराई मखलूक में से थे। अगर तुमने घर से निकलते हुए आयतुल कुर्सी और सफ़र की दुआ ना पढ़ी होती तो वो तुम्हें अपने साथ गायब कर सकते थे। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब। ये वाक़या जिन्होंने भेजा है वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। आइए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपका एक पुराना सब्सक्राइबर हूँ और आपके चैनल पर लोगों के वाक़यात सुनता रहता हूँ। आज वक्त मिला तो सोचा कि अपनी ज़िंदगी का भी एक वाक़या आप तक पहुँचा दूँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरा ताल्लुक़ कलूर कोर्ट से है। किसी वजह की बिना पर अपना और इदारे का नाम जाहिर नहीं करूँगा। आप मेरा फ़र्ज़ी नाम कुछ भी रख लीजिएगा। मैं पिछले 5 साल से फ़तेह जंग में तैनात हूँ। फ़तेह जंग कलूर कोर्ट से 5-6 घंटे की दूरी पर है। मैं हॉस्टल में रहता हूँ और पूरा महीना फ़तेह जंग गुजारने के बाद सिर्फ 2 दिन के लिए घर आता हूँ और 2 दिन रहकर वापस अपनी ड्यूटी पर फ़तेह जंग आ जाता हूँ। ये बात आज से 2 साल पुरानी है जब मैं अपने घर 2 दिन की छुट्टी पर आया था। इतवार की रात थी। मैंने रात का सफ़र करके सुबह ड्यूटी पर पहुँचना था। मैं शुरू से ही ट्रेन का आदी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी बस का सफ़र नहीं किया क्योंकि बस में बैठते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, चक्कर आ जाते हैं और सर भारी हो जाता है। उस रात भी मैंने ट्रेन से वापस आना था। नवंबर का महीना था, सर्दियों का आगाज़ हो चुका था। जिस ट्रेन से मैंने आना था वो ट्रेन रात के 1:30 बजे कलूर कोर्ट स्टेशन पर पहुंच जाती थी और कभी कभी तो रात के 2 बजा देती थी। मैं रात के 1 बजे घर से निकला और गलियों से गुजरता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया क्योंकि मेरा घर स्टेशन से करीब था। सामान मेरे पास बिल्कुल नहीं था, बस एक छोटा सा बैग जिसमें सिर्फ 2 जोड़े थे। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन थोड़ी सी लेट है। हो सकता है आते आते 2 बज जाएं। वक्त देखा तो 1:20 हुए थे। ट्रेन आने में अब भी 40 मिनट बाकी थे। मैं एक बेंच पर बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था। हमारे स्टेशन पर ज़्यादा सवारियां नहीं होती, बहुत मुख्तसर लोग होती हैं, लेकिन उस रात तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। स्टेशन पर हल्का अंधेरा होने के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा था। इस सन्नाटे में जब हवा का झोंका आता तो ऐसा लगता जैसे दरख्त आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे बेंच पर बैठे हुए 15 मिनट गुजर चुके थे। जैसा कि मैं अकेला था, मेरा वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। इसी दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कोई बहुत करीब बैठकर आपस में बात कर रहा है। सर उठाकर देखा तो स्टेशन के दूसरे कोने पर एक फैमिली नजर आई जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल थे। खामोशी होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे करीब हैं, लेकिन मुझ में और उनमें अच्छा खासा फासला था। उन मियाँ बीवी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जो लगभग 5-6 साल के मालूम होते थे। वो दोनों आपस में भाग भाग कर खेल रहे थे और उनके वालिदैन की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वो मना कर रहे हों कि ना भागो, गिरोगे चोट लग जाएगी। फिर इसके बाद जो कुछ मैंने देखा, रिजवान भाई, वो मेरे लिए बहुत अजीब था। वो दोनों बच्चे खामोशी से अपने वालिदैन के साथ उसी बेंच पर बैठ गए। अब जब मेरी नज़र उन पर गई तो एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गया क्योंकि उनमें से किसी एक में भी हरकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बेंच पर इंसान नहीं बल्कि मसनूई मुजस्मे रखे गए हों। उनके सर से लेकर पाँव तक किसी जगह कोई हरकत नहीं थी, ऐसे जैसे वो पत्थर के बन गए हों। वो सब के सब एक ही जगह देख रहे थे। मैं जो कि ये समझ रहा था कि फासला होने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चलते चलते प्लेटफॉर्म के दरमियान तक आ गया। मेरा इरादा था कि उनसे सलाम दुआ करूंगा, पूछूंगा कि आप कहाँ जा रहे हैं।
لیکن رضوان بھائی، جو ہی میں ان کے قریب پہنچا مجھے ان سے ایک عجیب سا خوف آنے لگا۔ پہلے تو وہ حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن قریب آنے پر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پلک بھی نہیں جھپک رہے۔ وہ فیملی مجھے نارمل نہیں لگی۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھتا تو مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں خاموشی سے واپس مڑا اور دوبارہ اپنے بینچ پر آ بیٹھا۔ اس وقت میں نے دل میں بس یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور اس وقت اسٹیشن پر ماحول ایسا ہے، اس وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے اپنا فون نکالا اور جب تک ٹرین نہیں آئی اپنے فون پر اسکرولنگ کرنے لگ گیا۔ کرتے کرتے کچھ دیر اور گزری اور اسی کے ساتھ میرے کانوں میں ٹرین کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ میں شکر کا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیٹ فارم کے کنارے سے جب ریلوے ٹریک پر نظر گھمائی تو سامنے مجھے ٹرین آتی نظر آئی۔ لیکن اسی کے ساتھ جب میں نے دوسری جانب اس فیملی کو دیکھا تو رضوان بھائی وہ اب بھی بالکل اسی حالت میں تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلے۔ یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ان میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ میرے دل کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر اس وقت ٹرین نہ آ رہی ہوتی تو میں واپس چلا جاتا۔ میں اس قدر ڈر چکا تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب ٹرین پلیٹ فارم پر رکی تو میں اپنی بوگی کو تلاش کرنے لگا جو سب سے آخر میں تھی۔ میں ٹرین میں سوار ہوتے ہی دروازے پر رک گیا۔ سوچا کہ جاتے ہوئے اس فیملی کو ضرور دیکھوں گا، کیونکہ مجھے بہت تجسس تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ لیکن جب ٹرین وہاں سے گزری تو اب وہ بینچ بالکل خالی تھا۔ وہ فیملی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ میری سنگل سیٹ تھی جو دروازے کے بالکل ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اپنا بیگ رکھا اور یہ سوچتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا کہ وہ بھی کوئی فیملی ہوگی جو ٹرین میں سوار ہو گئی ہوگی، اور جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ شاید وہاں کے ماحول کی وجہ سے تھا۔ لیکن جو ہی ٹرین پلیٹ فارم سے نکل کر آگے بڑھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے باہر سے کسی نے آواز دی ہے۔ یہ آواز ہو بہو میرے ابو کی آواز جیسی تھی، جو ٹرین کے شور کے باوجود مجھے اپنے کانوں میں صاف سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو رضوان بھائی میں ہل کر رہ گیا۔ وہ میاں بیوی بچے جو مجھے اسٹیشن پر نظر آئے تھے وہ ٹرین کے ساتھ ساتھ اسی رفتار میں بھاگ رہے تھے۔ لیکن یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں، وہ صرف اپنی ٹانگوں کی مدد سے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ ان کے ہاتھ بھی زمین پر تھے۔ وہ اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں کی مدد سے بالکل ایسے بھاگ رہے تھے جیسے 4 ٹانگوں والے جانور بھاگتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹرین کی رفتار بڑھتی گئی ان کے بھاگنے کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں جتنا بیان کروں کم ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا تھا لیکن یاد ہونے کے باوجود میری زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کب کیسے میری زبان پر سورہ فاتحہ جاری ہو گئی۔ میں نے بلند آواز میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی مکمل ہوتی دوبارہ شروع کر دیتا، جس کے بعد دوری پر ایک گھنے درختوں کا جھنڈ آیا اور وہ سب کے سب ان درختوں کے جھنڈ میں چلے گئے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد میں کافی دیر تک اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ میرا دماغ ایسے جیسے سن ہو چکا ہو۔ کچھ دیر بعد جب میرا سانس بحال ہوا تو میں نے کسی سے ریکویسٹ کر کے اپنی سیٹ تبدیل کروائی، کیونکہ میں اب کھڑکی والی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مخلوقات پھر سے میری کھڑکی میں آ جائیں گی۔ رضوان بھائی، اس واقعے کے بعد میں جب بھی ٹرین کا سفر کرتا ہوں، چاہے اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور ہو، میں کھڑکی والی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ منظر مجھے پھر سے یاد آنے لگتا ہے۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ اس واقعے کے بعد میں کئی دن تک بخار میں جلتا رہا تھا۔ میں آج کے واقعات بھیجنے والوں کا دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری ایپیسوڈ کا حصہ بنے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایپیسوڈز میں آپ سب کے لیے لاتا رہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے گا۔ اس طرح میری ہر ایپیسوڈ آپ سب تک آسانی سے پہنچ پائے گی۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔